हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस की सीरीज हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग कहां तक पहुंचे थे? हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने देखा कि 10th क्लास का जो सिलेबस है वो एक्चुअली जो हमने लास्ट टाइम तुम्हारा डेरिवेशन भी दे दिया था, तो वो डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा नीड नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि वो सारी चीजें बिल्कुल 12th क्लास की हैं। तो मैंने तुम्हारा सिलेबस देखा नहीं था, तो मुझे लगा था कि डेरिवेशन भी दे देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की ये अपील थी कि भैया रहने दीजिए ना, वो बस केवल डायरेक्ट हमें बताइए कि क्या चीजें होती हैं। तो आज हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स भी ना कई तरीके के होते हैं। देखो कुछ तो होते हैं कि जो बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, बिल्कुल बोर्ड वाली चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि किस लेवल का है, किस क्लास का है। उनको क्या है कि बस उनको फिजिक्स सीखनी है। ठीक, तो अगर आप लोगों को इसका, अब देखो ये क्या है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि टू सेल्स इन पैरेलल, है ना, जब दो सेल्स पैरेलल में लगी होती हैं तो कैसा होता है, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल अपना हो जाए मस्त फॉर्म में। ठीक, अब देखो 2 सेल्स हैं, हाँ, और अगर तुम्हें नीड होगी कि भैया इसका डेरिवेशन चाहिए हमें, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना, आई विल ड्राइव। तो आराम से मैं उसको डेरिवेट करके तुम्हें दे दूंगा फिर। ओके, उसकी कोई टेंशन ना लेना, बस सीखो हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, इसके बीच में ये वाला पॉइंट B1 है और ये B2 है। अब तुम्हें अब तक जितना फिजिक्स पढ़ाए हैं, इतने से तो तुम्हें आइडिया ये लग ही गया होगा कि ये दोनों जो है ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, तो अगर दो सेल्स का मतलब ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ओके, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है। अब ये दोनों सेल क्या है, पैरेलल में लगी हुई है, और ये करंट I है, ये करंट क्या है, ये करंट I है, जो कि इससे फ्लो हो रहा है किसी एक्सटर्नल सर्किट के लिए। ओके, अब देखो इसका जो इक्विवेलेंट EMF निकल के आता है, इसका जो इक्विवेलेंट EMF निकल के आता है वो होता है E के बराबर। वो होता है किसके बराबर, वो होता है E के बराबर। यानी कि अगर दो सेल्स लगी हुई हैं जो कि तुम्हारी पैरेलल में है, और दोनों का EMF इक्वल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है, इन दैट पर्टिकुलर केस द इक्विवेलेंट EMF विल बी E। समझ में आ रही बात? वो इक्विवेलेंट EMF जो होगा वो E होगा। कब? जब पैरेलल में लगी होंगी तब। लास्ट टाइम अपन किस में देखे थे? लास्ट टाइम अपन देखे थे सीरीज में। ओके, लास्ट टाइम अपन सीरीज में देखे, तो सीरीज में ये देख रहे थे जो इक्विवेलेंट EMF निकल के आ रहा था, वो जितनी बैटरीज थी, जितनी सेल्स थी, उन सारी सेल्स का क्या था, सम होके इक्विवेलेंट आ रहा था ना। अब देखो सेकेंड थिंग्स, ये जो R इक्विवेलेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा, वो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे अपन रेजिस्टेंस निकालते आ रहे हैं पैरेलल की केस में। अब इसमें ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो आएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। अरे भैया ये तो बिल्कुल वही वाला है, ये तो बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह। हाँ बिल्कुल। अगर अब यहां से एक बात ध्यान में रख लेना कि अगर अपनी जो सेल्स होती हैं, अगर वो सारी सेल्स पैरेलल में लगी हुई हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस द इक्विवेलेंट EMF विल बी द only the equal to the single EMF and equivalent resistance will be the R1 into R2 upon R1 plus R2। यानी कि जैसे कि जब अपन निकालते हैं, जब पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे होते हैं, तो उस समय जो R इक्विवेलेंट आता है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां भी आएगा। चीजें क्लियर हुई बिल्कुल? अब देखो ध्यान से, इसका जो रूल वही जो दोनों चीजें बताए वही रूल है कि नो चेंज इन EMF में किसी तरीके का चेंज नहीं होगा। EMF वही होगा जो यहाँ पे सेल का EMF होगा। ओके, सेकंड थिंग्स है कि इंटरनल रेजिस्टेंस विल एडेड लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई सीधी सी बात है, ये जो R इक्विवेलेंट आया है, इंटरनल R इक्विवेलेंट आया है, वो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 बिल्कुल पैरेलल की तरह है। तो कोई दिक्कत
नहीं है। लेकिन भैया क्या है ना कि ये चीजें आपने बताई तो, लेकिन यार ये थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है मुझे, एक क्वेश्चन करवा दीजिए ना तो मजा आ जाए। तो चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए खोज के रखे हैं बढ़िया बना के। वो क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा तुम्हारी, ठीक। अब वो क्वेश्चन पहले पढ़ो ध्यान से, ठीक। वो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो और उसके बाद अब तक की सारी फिजिक्स अप्लाई कर दो जो अपन ने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो उसको ध्यान से पढ़ो, तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमारा आधा से ज्यादा सॉल्यूशन जो होता है वो हमारी रीडिंग स्किल में ही छिपा रहता है। तो अपन जितनी ही सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये समझ के चलो कि 50% तो सॉल्यूशन अपन यही बना देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो वो कहता जा रहा है उसको अपन बिल्कुल डिक्टो उसको हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर दे। चलो देखो A set of four cells, each EMF 2 volt and internal resistance 1.5 ohm. Okay, अब देखो are connected across an external load of 10 ohm with two rows. Okay, 2 cells in each branch. Calculate the current in each branch and potential difference across 10 ohm resistance. दिमाग में कुछ आया, कुछ खास समझ में नहीं है लेकिन करके दिखाइए तो समझ में आएगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 4 सेल्स हैं आपके पास। 4 सेल जो 4 सेल हैं तुम्हारी, ये सेल नंबर 1 है। ये क्या है, ये सेल नंबर 1 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है और दो के ग्रुप में ये लगी हुई हैं, दो के ग्रुप में ये लगी हुई हैं। तो पहला ये हो गया, ठीक। इसमें ये कह रहा है कि 4 सेल हैं और दूसरा ये है सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। पकड़ में आया क्वेश्चन? अब समझ में आया कि अरे हाँ भैया बिल्कुल यही चीज, ठीक। देखो 4 सेल हैं और सब जो है 2 वोल्ट की हैं। ये भी 2 वोल्ट इसका ईएमएफ है, इसका E1 जो है वो 2 वोल्ट है, इसका E2 जो है ये भी 2 वोल्ट है। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच कितना है, 1.5 ओम। इसका भी 1.5 ओम, इसका भी 1.5 ओम, इसका भी 1.5 ओम। ओ सॉरी, ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। इसको मान लो कि E3 मान लो, इसको E4 मान लो। इसका भी 1.5 ओम, इसका भी 1.5 ओम। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कनेक्ट है ना, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये है 10 ओम, ये है कितना, 10 ओम। अब तुम्हें बताना है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। भाई सीधी सी बात है, प्लस से माइनस जाता है तो ये यहाँ पे एक I1 आएगा और यहाँ पे एक I2 आएगा और यहाँ से एक I आएगा। यही I जो होगा, यहाँ से एक I चल रहा है, यही I जो है I1 और I2 में ब्रेक हो रहा है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको किसके, 10 ओम के क्रॉस। ओके, 10 ओम के क्रॉस और I1 और I2 की वैल्यू बताना है। अब ध्यान से देखो कि करना क्या है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है, अगर जो सेल्स होती हैं अगर वो सीरीज में जुड़ी होती हैं तो इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या बन के आता है, अरे भाई बोलो ना, इक्विवेलेंट जो आता है E1 प्लस E2 आता है, ठीक। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, ये इक्विवेलेंट आता है। और जो R इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, R1 प्लस R2 आता है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो चलो इसको अपन खत्म कर दें, इसको पूरा खत्म कर दें और बना दें केवल एक बैटरी, बना दें जो कि दोनों सेल का कॉम्बिनेशन होगा। तो भाई 2 वोल्ट ये था और 2 वोल्ट वो था,
तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 उसका था 1.5, तो ये हो जाएगा 3 ओम। कोई दिक्कत? अब देखो ठीक ऐसे ही यहां भी हो जाएगा, ठीक ऐसे ही यहां भी हो जाएगा, ठीक ऐसे ही यहां भी हो जाएगा कि ये जो होगा ये प्लस टर्मिनल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3 ओम हो जाएगा और ये 4 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो अब वास्तव में ये देखो कि सेम सिचुएशन यहां पे है, सेम सिचुएशन यहां पे है। ओके, अब देखो I1 और I2 की तुम्हें वैल्यू निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। यहां से I आया है, ठीक है, सेम एलिमेंट यहां पे लगे हुए हैं, सेम एलिमेंट यहां पे लगे हुए हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करो कि इक्विवेलेंट निकाल लो। सबसे पहले क्या करो इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल लो। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आएगा उसकी मदद से हम लोग I की वैल्यू निकालेंगे और I की मदद से यहां पे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो सुनो ध्यान से, पहले सुनो ध्यान से, ये बताओ कि अगर दो सेल्स पैरेलल में लगी होती हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है? कम ऑन जल्दी से बताओ कितना आता है? अभी बताए हैं कि अगर दो सेल्स पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आता है वो आता है बोलो वो आता है ई के बराबर। तो ई यहाँ पे कितना है 4 वोल्ट है, यानी कि ये अपन खत्म कर सकते हैं यहां से। और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, वो कितना आता है? उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है वो ऐसे ही आता है जैसे कि वो पैरेलल में लगे हुए हों। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 था ना, तो 3 गुणे 3 अपान 3 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 9/6 बोले तो 3/2 3/2 ओम, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 ओम। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, ये I है, ये 4 वोल्ट है, ये 3/2 है, ये 10 है। तो भाई ये किस में आ गया? सीरीज में आ गया, सीधी सी बात है, सीरीज में आ गया। तो 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू हाउ मच? 23/2। कोई दिक्कत? अब देखो 23/2। तो अब ये बताओ I की वैल्यू कितनी आएगी? I बराबर क्या होगा? I बराबर होता है V अपान R होता है। तो V का मतलब यहां हो गया E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना है 4 अपान R इक्विवेलेंट यहां पे कितना आ रहा है 23/2। 23/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 8/23। 8/23 का मतलब कितना हुआ? 8/23 का मतलब हुआ 0.34। 0.34। तो I की वैल्यू जो आई वो कितना आई 0.34। अब देखो अगला क्या पूछ रहा है? है ना, अपन से अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 0.34 आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखना 0.34 तो एक में आ रहा है, लेकिन वहां पे कितनी ब्रांचेस थी? वहां पे 2 ब्रांचेस थी ना यार, 2 ब्रांचेस थी ना। तो 2 ब्रांचेस थी तो यानी कि 0.34 है वो दोनों ब्रांचेज में इक्वली डिवाइड होगा, है ना, इक्वली डिवाइड होगा ना भाई। इक्वली डिवाइड होगा तो इसको 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा तुम्हारा कितना? लगभग आ जाएगा 0.17 एम्पियर। 0.17 एम्पियर। ओके, अब देखो ध्यान से, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम के क्रॉस होगा वो कितना होगा? तो सीधी सी बात है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर, चलो बता दो, हमें जल्दी से बता दो। अरे यार V इक्वल टू IR होता है। किसने बोला था? ओम साहब ने बोला था। किसने बोला था? अरे ओम का नियम नहीं जानते हो, गलती मत करना। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है ना। चलो I की वैल्यू क्या निकाल के आए अपन? I की वैल्यू निकाल के आए अपन 23/20 नहीं 0.34 I की वैल्यू ये थी और R इक्विवेलेंट कितना निकाल के आओ 23/2। तो ये कितना हो जाएगा
0.17 को मल्टीप्लाई कर दो, 0.17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 17 तिया 51 को 17 दूना 34 और 34 5 39 39 और 2 यानी कि 3.91 के आसपास ही आएगा तुम्हारा कितना, इतना वोल्ट आएगा। कोई दिक्कत? अब इस तरीके से अब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले ये देखना, देखो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने लगा दिए, जितने आज तक हमने पढ़े थे लगभग सारे क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट अपन ने लगा दिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपन ने क्या सीखा कि अगर सेल्स, इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, cells are connected in series, then the equivalent EMF will be the sum of the individual EMFs. सबसे पहला कॉन्सेप्ट। द सेकेंड वन इज if the cells are connected in parallel, cells are connected in the parallel, in that situation the equivalent EMF will be the single EMF of the cell, तो सिंगल EMF के बराबर। और जो रजिस्टर का केस है, जो रेजिस्टेंस का केस है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर सीरीज में लगी हुई है सेल्स तो R इक्विवेलेंट विल बी द R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn जितना भी लगी होंगी। दूसरा केस ये समझ लो कि अगर सेल्स पैरेलल में लगी हुई हैं देन द R इक्विवेलेंट विल बी सेम एज द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये मान के चलना कि सारे रेजिस्टेंस जो है तुम्हारे वो पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल को जैसे ट्रीट करते हो वैसे ही तुम ट्रीट कर लेना। अब कोई दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, फिर ये मान के चलना कि ये टॉपिक आज के बाद बिल्कुल फिनिश। चलो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि टू सेल्स E1 and E2 have an EMF of 5 volt and 9 volt and internal resistance of 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively. Calculate the value of current flowing the resistance of 3 ohm. इसका फिगर दिया गया है, एक्चुअली इसका फिगर दिया गया है। हम तुम्हें वो जो फिगर देख रहे हो ना, वो फिगर ध्यान से देखो, उस फिगर में तुम्हारा क्या पूछ रहा है वो चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। चलो ध्यान से देखो वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो यही है ना, ये तो गया हुआ है कि ये, अब देखो ये थोड़ा सा मेंटल, इसमें तुम्हारी हम मेंटल एबिलिटी भी चेक करेंगे, और ध्यान से बताना, हमें गलती मत करना, नहीं तो हम आपको ये मानेंगे कि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि अगर आप लगे हुए हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल फील रखो क्लासरूम वाला, वही करोगे जो मैं कहूंगा। सबसे पहले तो इसे जो पूछता चल रहा हूं उसको तुम हमें बताओ। 4.2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 6 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस वाले रजिस्टर से कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, इससे कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब देखो ध्यान से, और ये जो E1 और E2 के बारे में दिया गया है वो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है ये बताओ। ये दिया गया है कि E1 और E2 का जो EMF है, ये जो E1 है ये 5 वोल्ट है और E2 जो है वो 9 वोल्ट है। कोई दिक्कत? 9 वोल्ट है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका, अब यहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लो, ठीक है, यहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लो। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम है और दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1.2 ओम है। तो हमें पहले ध्यान से ये बताओ बच्चा लोग कि जब सीरीज में होती हैं सेल्स, जब सीरीज में कनेक्टेड होती हैं सेल्स, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है? इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आता है वो आता है E1 प्लस E2। अब देखो ध्यान से एक चीज ये बताओ हमें, क्या ये वैसे ही
वैसे ही टर्मिनल्स लगे हुए हैं जैसा मैंने तुमको बताया था सीरीज में। नहीं भैया ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, इसमें इसका जो प्लस है इसके प्लस से लगा हुआ है और इसका जो माइनस है वो दूसरे टर्मिनल से लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बैटरीज जो हैं, जो दोनों बैटरीज हैं प्लस प्लस साथ में आ गया। ठीक है, तो देखो अब एक बात याद रखना हमेशा, अभी तो हम तुमको किरचॉफ लॉ वगैरह नहीं बताए हैं, ठीक है ना, केसीएल केवीएल आप सिखाए नहीं है, लेकिन इतना बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आइडियली नहीं लगी होंगी, आइडियली सेल्स नहीं लगी होंगी। आइडियली लगने का मतलब होता है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है वो आइडियल कनेक्शन माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आइडियल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, तो आइडियल अगर ना हो तो उस केस में क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 9 - 5 = 4। 9 - 5 = 4 आएगा, 4 वोल्ट ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा। अच्छा बच्चा ये हमें बता दो कि क्या रजिस्टेंस में भी किसी तरीके का प्लस माइनस का चक्कर होता है? नहीं भैया बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो 0.3 और 1.2 को ऐड कर लो तो आर इक्विवेलेंट यहां से कितना आएगा इंटरनल, तो ये आएगा 1.5 ओम। यानी कि सीधी सी बात है भैया, अब एक काम करो, इनको छुट्टी दे दो, यहाँ से इनको यहाँ से छुट्टी दे दो, इनको छुट्टी दे दो। चलो ठीक है, तुमने कहा छुट्टी दे दो तो भैया ने इनको छुट्टी दे दिया। अब ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, ऐसा करो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लगाओ। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल करो, ये नेगेटिव टर्मिनल करो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसका जो ईएमएफ है वो कितना है, 4 वोल्ट है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 ओम। अब देखो क्या ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसी सर्किट के फॉर्म में नहीं आ गई जो हम लोग पढ़ चुके हैं? हाँ भैया बिल्कुल आ गई। अब तो ये बिल्कुल वही सर्किट बन गई जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये 4 वोल्ट है, यहां से एक करंट आई निकलेगा, ये वो करंट आई यहां से आएगा, यहां तक आएगा, लेकिन यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 में टूट जाएगा, फिर यहाँ पे I बन के निकल जाएगा। हाँ है ना? हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप सही कह रहे हैं तो आप हमें ये बताओ कि I की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो भाई ओम्स आपने बहुत पहले बताया था, I = V अपॉन R, लेकिन यहाँ पे तो ढेर सारे R लग रहे हैं, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखो। ये बताओ ये दोनों किसमें है? ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? ये दोनों पैरेलल में है, तो 36 18/9, तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा, इसका ये कितना आएगा, 6 तरीके 6 × 3 / 6 + 3 बराबर कितना, 18/9 = 2 ओम। है ना? ये 2 ओम आ गया, यहां से कितना आ गया, 2 ओम आ गया, और यहाँ पे कितना है, 4.5 ओम है, यहाँ पे 4.5 ओम है, और ये कितना है, 1.5 ओम है। तो ये बताओ कि अगर करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अब इन दोनों का मिला के 2 ओम हो गया, तो ये सारे किसमें हो गए, ये सारे सीरीज में हो गए, है ना? अगर ये सीरीज में हो गए तो चलो जोड़ लो फटाफट, 1.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 6 और 6 + 2 = 8 ओम। अगर ये 8 ओम रेजिस्टेंस आ गया तो भाई I = V/R इक्विवेलेंट, तो V कितना है तुम्हारा, V जो है वो 4 वोल्ट है, अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, 8 ओम है, तो यहां से कितना निकल गया, 1/2 एम्पियर। अब देखो, अच्छा भैया इसका मतलब ये होगा कि ये I जो है ये 1/2 एम्पियर है, ये 1/2 एम्पियर। अब देखो अपना दिमाग लगाना, अपना दिमाग यूज करना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में ही तुम्हें बताया है, कि क्या बताया, ये बताया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। निकाल करो एक बार। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है क्या,
करंट को रेजिस्ट करने की, करंट को रोकने की। तो सीधी सी बात बताओ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ज्यादा करंट किससे फ्लो होगा, ज्यादा करंट कौन रोकेगा, ज्यादा करंट 6 वाला रोकेगा ना भाई, यानी कि ज्यादा करंट किससे जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा 3 ओम के रजिस्टर से। तो एक 1.2 एम्पियर अगर जा रहा है तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगेगा। अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल भी तुम लोग सुन लो कि अगर कोई करंट आ रहा होता है, अगर वो पैरेलल ब्रांच में डिवाइड होना होता है, तो अगर ये पहली है, ये दूसरी है और हमें निकालना है दूसरी में, तो अगर दूसरी में निकालना होता है तो हम लोग करंट की वैल्यू गुणे, अगर दूसरी में निकालना है तो पहली से मल्टीप्लाई करते हैं अपान में पहली प्लस दूसरी, यानी कि 6 + 3 बराबर 9, 6 + 3 बराबर 9, 6 + 3 बराबर 9। अब देखो यहां से ये हो गया 3, तो बराबर में आ गया 3/9, बोले तो 1/3 एम्पियर। भैया सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज थोड़ा सा कम समझ में आया है, वो है करंट डिवीजन रूल। एक बार फिर से बताइए भैया प्लीज। हाँ तो चलो देख लो जल्दी से देखो करंट डिवीजन रूल देखो, करंट डिवीजन रूल देखो। हम यही बताए कि जैसे ये है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला 6 ओम का है, ये वाला 3 ओम का है, ठीक है। और यहां से एक करंट आ रहा है 1/2 एम्पियर का, 1/2 एम्पियर का। कहां से आ रहा है, छोड़ो ये सब। अब देखो यहां से ये करंट जो है, यहां से I1 बन के जाएगा, यहां से I2 बन के जाएगा। अगर देखो I1 की वैल्यू अगर निकालना है तो I1 = यहां से जो I आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, अगर I1 निकालना है तो I = I2/I, I2 नहीं हो, अगर तुम्हें I1 निकालना है, ठीक, I1 निकालना है तो I × R1 अपान R1 + R2, ये होता है फार्मूला I1 निकालने का। I2 यही अगर तुम्हें निकालना है तो I2 = होता है I × R2, अगर 2 निकालना है तो 1, I × R1 अपान R1 + R2। तो ऐसे ही अपन निकाले। तो अब यहाँ पे अगर 1/2 आ रहा है, हमें इसमें निकालना है तो क्या करोगे, 1/2 × 6 अपान 6 + 3 बराबर 9। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2 से 3 काटे, 3/9, 3/9 बराबर 1/3 एम्पियर। यही अपना आंसर आ रहा था। ओके, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूँ और बताना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस वाला पोर्शन था, आज मैं यहाँ पे फिनिश मान रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को लगभग हर चीज के बारे में नॉलेज हो गया। हम लोग ये जान रहे हैं कि कैसे वोल्टेज को निकालते हैं, कैसे करंट को निकालते हैं, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते हैं, किस तरह से अगर बैटरीज लगी होती हैं, अगर वो सीरीज में लगी हुई है तो हम कैसे डील करेंगे, पैरेलल में लगी हुई है तो हम कैसे डील करेंगे। लेकिन 2-3-4 पॉइंट्स हम तुम्हें बता रहे हैं, उसको अपने दिमाग में उसको अपने दिमाग में रखना ओरल क्वेश्चन के लिए। तो सबसे है ना, तो हम तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में हमेशा रखना। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा, वो है कि अगर n आइडेंटिकल सेल्स जो हैं, अगर वो सीरीज में लगी हुई हैं, एक बार फिर से उसी सारी चीजों को रिवाइज में तुम्हें करा रहा हूं, जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं। अगर ढेर सारी सेल्स अगर सीरीज में लगी हुई है, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो उन सभी आइडेंटिकल सेल्स के सम के बराबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, अगला बताइए भैया। अगला ये है कि उनका जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 + R2 + R3 जितने भी सेल्स लगी हुई है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आएगा। बिल्कुल सही भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सुनो, दूसरा है कि वही जो अभी अपन बताए कि अगर वो पैरेलल में लगी हुई है, तो पैरेलल में अगर सारी सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो वो सारी सेल्स जो होंगी तुम्हारी, वो उन सारी सेल्स का जो ईएमएफ आएगा वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। जैसे सपोज करो कि ढेर सारी बैटरियां लगा दी गई, मान लो 4 वोल्ट की लगा दी गई। ओके, 4 वोल्ट की लगा दी गई, और उसको लगाने के बाद तुमसे ये पूछा गया कि अच्छा अभी ये बताओ कि इनके बीच का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, ही नहीं, तुम्हें सीधे से बताना है कि 4 वोल्ट। और उसके बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर तुमसे कोई पूछता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी तुम्हें सोचने की बिल्कुल नीड नहीं है। तुम सीधे कहना कि उन सारे रेजिस्टेंस को जैसे पैरेलल में अपन जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो सिलेबस है,
जो सिलेबस का इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो दैट इज फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे और हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्टडी करते रहिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।